तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। और आज इस सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कवर कर चुके थे और उसका भी रिवीजन हम लोग कर चुके थे। अब सेल साइकिल सेल डिवीजन को समझना हमारा कोर मोटो है और ये जो चैप्टर है दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ने होते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन के। देन आपको माइटोसिस पढ़ना होता है, देन आपको मियोसिस पढ़ना होता है। और इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो तो आप अलग अलग चैप्टर्स के अंदर यूज कर ही रहे होते हैं। आप बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर उठाएं, वहां सेल डिवीजन का जिक्र होता ही होता है। या तो गैमीट्स बन रहे होते हैं मियोसिस से, या सेल्स का नंबर बढ़ रहा होता है माइटोसिस से। हमेशा कुछ ना कुछ रिलेटेड टू दिस चैप्टर आपके शरीर में हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं दोबारा से कॉशन दे देना चाहता हूं, जो कि मैं हर रिवीजन सेशन के अंदर देता आ रहा हूं। आपको इस सेशन के नोट्स नहीं बनाने हैं। दिस सेशन इज फॉर रिवीजन पर्पस, दिस सेशन इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बेटर। ये आपकी समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए सेशन बनाए जा रहे हैं। आपका वक्त बचे इसीलिए आप इसे 2x पे भी देख सकते हैं। आराम से अपने तरीके से अपने स्टाइल में इस सेशन को देखिए। एनसीईआरटी या तो अपनी आंखों के सामने रखिए, मेडिजी अपनी आंखों के सामने रखिए, या हमारे बैच के नोट्स अपनी आंखों के सामने रखिए। तीनों में से आपके पास अगर एक भी चीज है तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मेरी बताई हुई बातों को सुनते चले जाइए, समझते चले जाइए। कोई अच्छा पॉइंट लगे, कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट आ जाए, या कोई चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए जो एनसीईआरटी में उतनी क्लियर नहीं लिखी हुई या बैच नोट्स में आपसे मिस हो गई थी, सिर्फ उस बात को नोट करना है। यानी मुश्किल से 5 से 10% कंटेंट आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुले दिमाग से सिर्फ इस पूरे के पूरे सेशन को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। दिमाग में चीजें सेटल हो जाएंगी, इस बात का मैं दावा करता हूं। लेकिन आपको फोकस, अपना पूरा अटेंशन जो है इस सेशन को देना होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और सबसे पहले जैसा हम करते हैं, तो हमारा स्टाइल है कि भैया नाम में घुस जाएंगे। पहले तो हम ये समझें व्हाट इज द प्रोटोगेटिव ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर किताब में दिया हुआ है तो बेवजह तो नहीं दिया हुआ। कोई तो मकसद होगा भैया ऑथर का। ऑथर कुछ तो सिखाना चाह रहा होगा आपको। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं? सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल का स्ट्रक्चर हम लास्ट चैप्टर में जान चुके हैं। सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनके फंक्शंस को भी हम एक हद तक समझ चुके हैं। नाउ आपकी बॉडी जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये एक ही सेल से तो बनी है ना। शुरुआत में तो इट वाज ओनली अ सेल, जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक ही सेल बना था जिसको जाइगोट कह रहे थे। मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना। जाइगोट फिर डिवाइड करने लगा। एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024 एंड इस हिसाब से सेल्स बनते चले गए। और आपकी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वक्त के साथ बन गए और आपकी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पर इस सारी चीज की शुरुआत तो एक ही सेल से हुई थी। तो उस सेल ने क्या किया? उस सेल ने अपना डिवीजन किया। बार 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 सेल जो है डिवाइड करता रहा, निरंतर अपने नंबर को बढ़ाता रहा और सेल डिवीजन होती रही। और जब सेल डिवाइड करता है तो इस दौरान कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। उन सारे स्टेप्स को आप सेल साइकिल के अंडर पढ़ते हैं। समझ लीजिए एक छुटका सा सेल है, नया नवेला ताजा ताजा बना हुआ सेल है। ये जो ताजा ताजा बना हुआ सेल है ये ग्रो करेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा और उसके बाद डिवाइड करके 2 नए सेल्स बना लेगा, 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। तो एक नए नवेले सेल के बनने से लेकर के उसके बड़े होने तक, डिवाइड करने तक जितने भी इवेंट्स आते हैं इनको हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं। और जो सेल एंड में डिवाइड कर जा रहा है दैट पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। दोनों के बारे में काफी डिटेल में समझेंगे। पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, खासकर आप कह सकते हैं ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। यस, तो यहां पर समझ लीजिए आपका मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट है एग। इन दोनों का मिलन हुआ तो क्या बना? जाइगोट बना। और ये जाइगोट जो है डिप्लॉयड है, क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म लेकर के आया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एग लेकर के आया। यहां पर आपका 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिला, इसीलिए डिप्लॉयड यानी 2n लिखा गया है। अब मेरे दोस्त ये जो एक जाइगोट है डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा, 2 सेल्स 4 सेल बनाएंगे, 4 सेल्स 8 सेल बनाएंगे, देन 16, 32, 64 इस हिसाब से आपके जो सेल्स है ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी यहां पर क्या हो रही है? सेल डिवीजन होती हुई चली जा रही है। तो साइकिल्स जो हैं सेल ग्रोथ की एंड सेल डिवीजन की ये रिपीट होती रहती हैं और एक सेल से कई सारे सेल्स, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ सेल्स आपके बन के तैयार हो जाते हैं।
यानी क्या बोला गया है, साइकिल्स होती रहेंगी यहां पर ग्रोथ और डिवीजन की। जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये एक छोटा सा सेल है तो पहले ग्रो करेगा, फिर ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो दो नए नए सेल्स बने हैं ये ग्रो करेंगे, फिर फर्दर डिवाइड कर लेंगे। फिर इन 2 से 4 सेल बने, वो चारों सेल थोड़े थोड़े ग्रो करेंगे, फिर फर्दर डिवाइड कर लेंगे। यानी पहले सेल में ग्रोथ होगी, उसके बाद जो है आपकी डिवीजन होगी, उसके बाद सेल दो टुकड़ों में टूट जाएगा। रेफरेंस के लिए यहां देखिए आपको एक सेल दे रखा है, ठीक है, ये छोटा सा सेल है, ये ग्रो किया। अगर ये ग्रो किया इसका मतलब इसका साइटोप्लाज्म ग्रो किया है, यानी इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा है, इस सेल का साइज बढ़ा है। और हमेशा याद रखिएगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल हमेशा, जो भी एक्टिव सेल है वो हमेशा थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें आगे चल के डिवाइड करना होता है। तो ये जो सेल है ग्रो करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा। अब ये अगर बड़ा हो गया है तो ये अपने न्यूक्लियस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। कैरियो का संबंध न्यूक्लियस से था, तो यहां कैरियो यानी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, काइनेसिस हो रही है। तो एक न्यूक्लियस जो था इसकी 2 कॉपीज बन गई, क्योंकि अब अगर ये सेल टूट करके 2 सेल बनाएगा तो दोनों सेल्स में न्यूक्लियस होना चाहिए, तो पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड कर लो। अब यहां पर क्या होगा, आपका ये जो सेल है ये भी ओवरऑल 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। इसे कहा साइटोकाइनेसिस, यानी अब साइटो यानी ओवरऑल सेल के 2 टुकड़े हो रहे हैं, डिवीजन हो रही है। इसे हम स्पेसिफिकली सेल डिवीजन कहते हैं। एक सेल यहां पर 2 टुकड़ों में टूट चुका है, उसके लिए पहले ग्रोथ होना जरूरी है, कैरियोकाइनेसिस होना जरूरी है, तब जाकर के साइटोकाइनेसिस होगी और एक सेल से 2 कंप्लीट सेल्स बन सकेंगे। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो मेरे भाई, सेल साइकिल क्या होती है? ऑल द प्रोसेसेस, सारे के प्रोसेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल। जब एक नया नवेला छुटका सा सेल बना है, उस सेल के बनने से लेकर के अब नया सेल बना है, ये ग्रो करेगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, कई सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं इस एक सेल के बनने से लेकर के इसके फर्दर डिवाइड करके 2 सेल बनाने तक। जब तक ये एक जो नया सेल बना है ये डिवाइड करके 2 नए सेल ना बना ले, इस बीच में जो भी प्रोसेसेस आ रहे हैं इनको हम सेल साइकिल के प्रोसेसेस कहते हैं। तो एक नया सेल बना, फॉर्म हुआ, इसके फॉर्म होने से लेकर के इसकी डिवीजन तक जो भी रास्ते में आपके प्रोसेसेस आ रहे हैं, इन्हें सेल साइकिल के प्रोसेसेस कहा गया। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये हाईली कोऑर्डिनेटेड है। हाईली कोऑर्डिनेटेड है कैसे? क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये एक के बाद एक के बाद एक होने वाले स्टेप्स है। जैसे अगर आप ABCD गाते हैं तो आप एक सीक्वेंस में ही गाते हैं ना। ABCD के बाद LMNOP क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, ABCDEFGH क्यों स्टार्ट करते हैं? बिकॉज देयर इज अ सीक्वेंस। यहां पर भी चीजों का सीक्वेंस है। पहले सेल ग्रो करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अगर समझ लीजिए पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता, समझ लीजिए ये आपका सेल है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता, तो हमारे पास तो एक ही न्यूक्लियस है, ये एक डॉटर सेल में चला जाता, दूसरी डॉटर सेल में कुछ नहीं पहुंच रहा। दूसरी डॉटर सेल में न्यूक्लियस पहुंचा ही नहीं, तो क्या ये सर्वाइव कर पाता? नहीं कर पाता। 2 में से एक ही सेल सर्वाइव कर पाता जिसके पास न्यूक्लियस है। यानी जानबूझ के कुदरत ने, नेचर ने इन सारी चीजों को सिक्वेंशियल रखा है, एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेसेस होते चले जाएंगे एंड दे आर हाईली कोऑर्डिनेटेड। रैंडम प्रोसेसेस नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं दे आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। 2 ऐसी चीजें हैं जो कि इन प्रोसेसेस को, सेल साइकिल के प्रोसेसेस को कंट्रोल करती हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम कहते हैं साइक्लिन प्रोटीन। सेल साइकिल से संबंधित प्रोटीन्स साइक्लिन प्रोटीन, साइकिल से संबंधित तो साइक्लिन। और यहां पर कुछ और आपके एंजाइम हैं जिन्हें कहते हैं CDK। CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। काइनेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। या आप रेस्पिरेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन एंजाइम की बात करते हैं, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? फॉस्फेट ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। करेक्ट? तो ये है CDK यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये साइक्लिन पे डिपेंड करते हुए काम करता है, इसे भी साइक्लिन की जरूरत पड़ती है। और साइक्लिन प्रोटीन्स जो हैं ये तो जेनेटिक कंट्रोल कर ही रही हैं। यानी देयर आर सेवरल एंजाइम्स, देयर आर सेवरल प्रोटीन्स जो कि मेक श्योर करते हैं कि सेल डिवीजन के सारे स्टेप्स अच्छे तरीके से हों। बीच में अगर कोई गड़बड़ी हो भी गई है तो भी उसको करेक्ट कर दिया जाता है। ये उन गड़बड़ियों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए ये जो प्रोटीन्स है ये पाए जाते हैं कहां पर? चेक पॉइंट्स पर। जैसे अगर समझ लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, या आपके पास इंश्योरेंस का पेपर नहीं है, या फिर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास किसी चीज की तो कमी है, कोई तो गड़बड़ है भैया, कोई तो डॉक्यूमेंट कम है। अगर आपके पास सब कुछ ठीक है तो पुलिस आपको जाने देगी, तो आप चेक पॉइंट से भी निकल जाओगे।
क्योंकि सब कुछ ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी है तो आपको वहीं पर रोक लिया जाएगा। ये भी जो है चेक पॉइंट्स पे पाए जाते हैं, टोल नाके पे बैठे हुए पुलिस वालों जैसा नेचर है इनका, वैसा ही बिहेवियर है। अगर कोई गड़बड़ी मिलेगी सेल साइकिल के किसी भी इवेंट में तो वहीं रोक लेंगे, जाओ करेक्ट करके आओ फिर वापस आना। तो करेक्शन कर दी जाती है और गड़बड़ियां नहीं बचती। जैसे समझ लीजिए दो भाई हैं सोनू और मोनू, ये घर है, इस घर का बंटवारा करना है, इस घर के दो बराबर टुकड़े करने हैं, ठीक है। अब इस साइड जो है आपकी खिड़की है, इस साइड खिड़की नहीं थी, इस साइड चिमनी है, इस साइड चिमनी नहीं थी। तो सोनू मोनू ने कहा अगर घर के दो बराबर टुकड़े करने हैं तो एकदम ही बराबर टुकड़े होंगे, तुम्हारे पास खिड़की है तो मेरे लिए भी खिड़की बनवाओ, तुम्हारे पास चिमनी है तो मेरे लिए भी चिमनी बनवाओ, तब ना जाकर के बराबर टुकड़े होंगे। अगर समझ लीजिए मैं ऐसे बराबर टुकड़ा कर दूं, इस साइड खिड़की आ गई, इस साइड चिमनी आ गई, बराबर टुकड़ा थोड़ी हुआ। यानी कि अगर एक सेल को आप डिवाइड कराना चाहते हैं तो उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं इनका नंबर भी डबल कराना पड़ेगा, जिससे आधी आधी डॉटर सेल्स में ऑर्गेनेल्स बांटी जा सके। न्यूक्लियस को भी यहां पर रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, न्यूक्लियस को भी कॉपी कराना पड़ेगा, जिससे एक एक न्यूक्लियस दोनों डॉटर सेल में चला जाए, और साइटोप्लाज्म का भी लगभग आधा आधा अमाउंट दोनों डॉटर सेल में जा सकता है। जैसे यहां पर देखिए ये आपका एक सेल है, यहां समझ लीजिए तीन ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका पेरोक्सिसोम, ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये सेल ग्रो किया, ये सेल जब ग्रो किया तो ये डिवीजन करने के लिए तैयार हो गया, सेल बड़ा हो गया, डिवीजन करना चाहता है ये। तो मेरे भाई अब क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनेल्स थी इनकी डुप्लीकेशन स्टार्ट हुई, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके डबल हो गए, क्लोरोप्लास्ट भी और पेरोक्सिसोम भी। अब क्या हुआ मेरे भाई, कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब आपका न्यूक्लियस भी यहां पर डबल हो जाएगा, ये न्यूक्लियस भी आपके दो कॉपी बना बैठा। अब सारी चीजें डबल हो चुकी हैं, अब इनको आधा आधा बांटना है, बंटवारे का टाइम आया, यानी कि आपके दो सेल्स यहां पर बन जाएंगे, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी न्यूक्लियस, यहां भी न्यूक्लियस, यहां माइटोकॉन्ड्रिया, यहां माइटोकॉन्ड्रिया, यहां क्लोरोप्लास्ट, यहां क्लोरोप्लास्ट, यहां पेरोक्सिसोम, यहां पेरोक्सिसोम, सारी चीजें आपकी एज इट इज आ गई हैं। अब ये सेल्स जो है दोनों फर्दर ये सेल डिवीजन कर सकते हैं। यस, तो यहां पर इनको इंटैक्ट जीनोम मिला है, यानी प्योर जीनोम मिला है। जैसा डीएनए इस पेरेंट सेल में था सेम वैसा का वैसा डीएनए जो है इन दोनों डॉटर सेल्स को भी मिला है, क्योंकि रेप्लिकेशन प्रॉपर हुई है, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, आपका जो न्यूक्लियस था उसकी फर्दर डिवीजन हुई है, बकायदा जैसा कंटेंट आपके पेरेंट सेल में था वैसा ही दोनों डॉटर सेल में पहुंचा है। इसे कहते हैं कि इंटैक्ट जीनोम, इंटैक्ट ऑर्गेनेल्स यहां पर बढ़िया तरीके से पहुंच चुकी हैं। दोनों बेटियों को पिताजी ने बराबर धन बांटा है, कोई भी इनमें भेदभाव नहीं किया गया है। यस, अब देखिए एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टर्स ऑफ सेल एंड ऑल्सो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये टॉपिक हम लोग लिविंग वर्ल्ड में यानी अगले चैप्टर के अंदर भी अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या बोला गया है यहां पर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेल के भी फीचर हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी। सेल मैंने बताया कंटिन्यूअसली जो एक्टिव सेल होंगे ग्रो करते रहेंगे, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम सही बात है सर, आपने अभी बताया। दूसरी चीज, ऑर्गेनिजम्स भी तो ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, पहला इंक्रीज इन मास, क्या जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर के हमारा मास बढ़ा है, हमारा वजन बढ़ा है, यस, हमारा साइज बढ़ा है, यस। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी क्या हमारे सेल्स बड़े हैं, क्या एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करता है तो दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, क्या उसका नंबर बढ़ जाता है, यस, उसे भी हम ग्रोथ ही कहते हैं। तो मेरे भाई आपका सेल जो है ये भी आपका ग्रो कर सकता है, ये भी आपका फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी सेल जो है सेल डिवीजन कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। और ऑर्गेनिजम्स भी तो सेम ही चीज करते हैं, ये भी तो ग्रो करते हैं, ये भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारा भी तो फीचर है रिप्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर सेल जो है ये ग्रो करता है तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पर होता है, जो कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक्टिव सेल्स अपने सेल के साइटोप्लाज्म को बढ़ाते रहते हैं, करेक्ट। अब देखो मेरे भाई ये आपका छोटा सा सेल था, है ना, सेल डिवाइड क्यों करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। सेल पड़ा भी तो रह सकता है नॉर्मली, पूरी जिंदगी ऐसे ही काट सकता है, डिवाइड करने की क्या जरूरत है। ये सेल है, मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ा। अब पहले सेल इतने एरिया को कंट्रोल कर रहा था, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इतने एरिया को कंट्रोल कर रहा था, सेल का साइज छोटा है, ये न्यूक्लियस इतने एरिया को कंट्रोल कर पा रहा है। अब ये सेल ग्रो किया तो ये न्यूक्लियस इतने एरिया को कंट्रोल कर पाया, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं हुआ, कंट्रोल कर ले रहा है। लेकिन मेरे भाई जब ये सेल बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना तो न्यूक्लियस इतने एरिया तक ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था, ये बाहर के एरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब एक सरपंच को आप प्रधानमंत्री बना दोगे तो वो उतना एफिशिएंटली काम थोड़ी कर पाएगा, उसको गांव को अच्छे तरीके से हैंडल करने के बारे में सब कुछ पता है, देश एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यस,
तो आप बहुत ज्यादा एरिया बढ़ा दोगे तो ये न्यूक्लियस बढ़िया तरीके से पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये न्यूक्लियस एक सिग्नल देगा कि भाई तुम साइटोप्लाज्म को आधा आधा कर दो, इतना बड़ा सेल मुझसे नहीं समझ रहा है, तुम क्या करो फटाफट आधा आधा कर दो। आधा आधा जब हो जाएगा सेल तो मैं बढ़िया से समझ पाऊंगा कि क्या हो रहा है, बढ़िया से संभाल भी पाऊंगा। तो यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा रह गया, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ा, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। तो कोई बोले C/N रेशियो, साइटोप्लाज्म अगर बढ़ रहा है तो C/N रेशियो बढ़ा, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो C/N रेशियो बढ़ा। और N/C अगर आप बोलो तो साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये रेशियो घटा, क्योंकि साइटोप्लाज्म नीचे की साइड लिखा हुआ है मैंने। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है ना भाई, साइटोप्लाज्म अगर बढ़ा तो C/N रेशियो भी बढ़ेगा क्योंकि ऊपर की साइड है। यहां अगर साइटोप्लाज्म बढ़ा तो ये नीचे की साइड है, तो ओवरऑल ये नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चाहे N/C रेशियो कम हो रहा हो, चाहे C/N रेशियो बढ़ रहा हो, सेल आपका डिवाइड करना शुरू हो जाएगा और ये फटाफट अपने दो टुकड़े कर लेगा, जिससे कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर हो सके। साइटोप्लाज्म आधा आधा हो गया और न्यूक्लियस डिवाइड करके दोनों सेल्स में पहुंच गया। अब इसे छोटा छोटा साइटोप्लाज्म ही कंट्रोल करना पड़ रहा है, इसीलिए इसने सेल को डिवाइड करने के लिए खुद से ही ट्रिगर दे दिया, खुद से ही सिग्नल दे दिया। अब देखिए सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है ये अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग हो सकती है। एक ऑर्गेनिज्म में भी सारे के सारे सेल्स बराबर टाइम पे डिवाइड नहीं करते। जैसे मेरे गाल का जो सेल है, चीक सेल, जिसे हम स्टैंडर्ड ह्यूमन सेल कहते हैं, है ना। अगर मुझे टाइप सेल चाहिए होगा, टाइप सेल मतलब अगर मुझे ह्यूमन सेल पे रिसर्च करनी है तो मैं चीक सेल निकाल लूंगा, मुझे प्लांट सेल पे रिसर्च करनी है मैं अनियन पील सेल निकाल लूंगा, बैक्टीरिया पे रिसर्च करनी है मैं ई कोलाई निकाल लूंगा, मैं अगर ईस्ट पे रिसर्च करना चाहता हूं तो मैं सैक्रोमाइसिस निकाल लूंगा। तो हर कैटेगरी का एक पर्टिकुलर सेल है जो इजीली अवेलेबल होता है, उसको हम टाइप सेल कहते हैं। तो यहां पर ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल की ये वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तो करेगी ही, ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। हमारी बॉडी में अगर 200 अलग अलग टाइप के सेल हैं, सबकी ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई जो है बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, बढ़िया तरीके से 20 मिनट में 1 के 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस जो मैंने आपको बताया ये 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है, यानी 1.5 घंटे में डिवाइड कर जाता है। टिपिकल ह्यूमन सेल यानी चीक सेल की अगर मैं बात करूं 24 घंटे में, 1 दिन में डिवाइड कर जाता है, 1 दिन में 1 से 2 सेल बनते हैं। हार्ट सेल की अगर मैं बात करूं या न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे ये जो सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, तो ये आपके एक इनएक्टिव स्टेट में जा चुके होते हैं जिसे G0 फेज कहा जाता है, जो कि मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा। तो ये फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे होते। और हमारे पेटू महाराज की जो लाइनिंग है, क्योंकि पेट में क्या बनता है, एसिड बनता है HCl, तो इस HCl की वजह से ये जो हमारी लाइनिंग है ना पेट की, ये एक्सकोरिएट हो जाती है, छिल जाती है। तो इस लाइनिंग को भी हमको बदलना पड़ता है। तो ये जो लाइनिंग है 2 बार बदली जाती है 1 हफ्ते में, यानी 3 से 4 दिन में ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। करेक्ट। तो अलग अलग टाइम हो गया। हमारे ही बॉडी में अगर आप देखें तो गाल का सेल जो है 1 दिन ले रहा है डिवीजन करने के लिए, पेट के जो आपके ये वॉल वाले सेल्स हैं ये आपका 3 से 4 दिन ले रहे हैं, और हार्ट सेल और न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं कर रहे। तो यहां पर डिफरेंस अच्छा खासा। करेक्ट। तो सबकी ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, दैट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में जितने भी इवेंट्स हैं उसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। पहला फेज जो है ये है इंटरफेज। इंटरफेज जो है इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है या इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। अब ये जो है रेस्टिंग फेज कहलाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में सेल यहां पर रेस्ट कर रहे होते हैं और एकदम ही पड़े हुए होते हैं, नहीं। ये रेस्टिंग फेज सिर्फ इसीलिए कहला रहा है क्योंकि सेल यहां पर डिवाइड नहीं कर रहे। हमारे लिए मेन एक्टिविटी है सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा, जब सेल 2 टुकड़ों में टूटेगा, हमारे लिए वो मेन काम है। जब तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा अच्छा खासा, हम ये मानेंगे कि सेल रेस्ट कर रहा है। तो रेस्टिंग सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन मेन काम यहीं पे होता है क्योंकि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। समझ लीजिए आपको दोस्तों के साथ गोवा जाना है, तो 1 महीने पहले से आप प्लान बनाना शुरू करेंगे, टिकट्स करना शुरू करेंगे, होटल बुक करना शुरू करेंगे, डेस्टिनेशंस देखना शुरू करेंगे कि कहां कहां पर जाना है, दोस्तों के मम्मी पापा को मनाना शुरू करेंगे, तब भी जाकर के एक आधा दोस्त जो है मना कर देगा। प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। बैग उठा के निकलने में कितना ही टाइम लगता है, बहुत कम। तो एक्चुअल में जो गोवा का प्लान है वो तो 2 ही दिन का है, लेकिन उससे 1 महीने पहले से जो मगजमारी शुरू होती है, जो दिमाग खराब होना शुरू होता है, जो प्लानिंग स्टार्ट होती है, वो ज्यादा टाइम खाती है।
तो ये जो प्रेपरेटरी फेज है ये आपकी पूरी सेल साइकिल का 95% से ज्यादा टाइम खाता है। यानी अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो 24 घंटे अगर इसे लग रहे हैं डिवाइड करने में चीक सेल को, तो इसमें से 23 घंटे से भी ज्यादा का टाइम तो कौन खा जाएगा? इंटरफेज ही खा जाएगा। और इस इंटरफेज में सेल ग्रो करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो करेगा। ऑर्गेनेल्स अधिकतर आपकी डुप्लीकेट कर जाती है, डीएनए जो है ये आपका रेप्लिकेट कर जाता है, करेक्ट। यानी डीएनए की भी कॉपी बन जाती है जो दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डालनी है। ये जो इंटरफेज है इसके भी 3 सब फेजेस हैं। G1 यानी गैप 1, एस फेज यानी सिंथेसिस फेज जहां डीएनए की सिंथेसिस होती है यानी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और G2 यानी गैप 2। ये 3 फेज है, सीक्वेंस में ही इनको पढ़ा जाता है G1, S और G2, करेक्ट। यहां देखिए एम फेज। एम फेज का मतलब क्या है? एम फेज का मतलब है माइटोटिक फेज, यानी यहां मेन सेल डिवीजन होगी, यहां सेल जो है 2 टुकड़ों में टूटेगा, और यहां न्यूक्लियस की भी डिवीजन होगी, यानी कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी यहीं पर होगी। तो एम फॉर एम फेज, एम फॉर माइटोसिस फेज, एम फॉर मोस्ट ड्रामेटिक फेज। मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्यों कहा सर? मोस्ट ड्रामेटिक फेज इसीलिए कहा क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रामा बंटवारे के टाइम पे ही होता है। अब आपने ऑर्गेनेल्स तो डुप्लीकेट कर ली, डीएनए तो रेप्लिकेट कर लिया, उसका बंटवारा यहां पर होगा, न्यूक्लियस बट के 2 अलग अलग कोनों पे चला गया सेल के, सेल जो है वो भी 2 टुकड़ों में टूटने वाला है। मेन जो ड्रामेबाजी है, जो आपका मेन सामान बटेगा अब 2 डॉटर सेल्स के बीच में, वो यहां पर होगा। हालांकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, लेस देन 5% टाइम लगता है आपका सेल साइकिल का, यानी 24 घंटे अगर लग रहे हैं ह्यूमन चीक सेल को डिवाइड करने में, तो उसमें से 1 से भी कम घंटा यहां पर लगता है एम फेज में। यहां 2 चीजें हो रही होती हैं, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है और आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है, जिसको सेल डिवीजन कहा। और ये जो कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर डिवीजन, इसके भी 4 फेजेस हैं, जिसको हम कहते हैं पी मैट या प्रोज मेक अ टीम, है ना। हम प्रो लोग हैं, हमने एक टीम बना ली है। तो प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 ऐसे फेजेस हैं जो कि कैरियोकाइनेसिस को यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। यानी सबसे पहले इंटरफेज हुआ, इंटरफेज में भी पहले G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज। जैसे इंटरफेज खत्म हुआ, कैरियोकाइनेसिस शुरू हुआ। कैरियोकाइनेसिस में भी पहले पी मैट यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर आपका साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन हुआ। ये एक प्रॉपर आपका सीक्वेंस हुआ। पहले आपका G1, फिर S, फिर G2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। ये आपका कंप्लीट एक तरीके से आप कहें तो फ्लो है जिसमें सेल डिवीजन होता है। अब देखिए इन फेजेस के नाम कैसे रखे गए। जैसे एक सेल है, ये ग्रो किया, फिर माइटोसिस फेज में चला गया और 2 टुकड़े हो गए। यानी सेल जो है ये पहले ग्रो किया, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हुई, यानी पहले इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया, फिर 2 सेल बन गए। इस सेल में भी पहले इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज आएगा, फिर 2 और सेल बन जाएंगे, फिर आपका इंटरफेज, एम फेज, फिर इस एक सेल से 2 और सेल बन जाएंगे एंड सो ऑन। तो अगर आप बोले कि इंटरफेज की डेफिनेशन क्या है, अगर आप बोले इंटरफेज की डेफिनेशन क्या है, तो मैं कहूंगा इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। इससे पहले भी एम फेज है, इसके बाद भी एम फेज है। अगर आप मुझे बोले एम फेज की डेफिनेशन क्या है, इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेजेस। इससे पहले भी इंटरफेज हुआ है, इसके बाद भी इंटरफेज हो, करेक्ट। तो अगर आप बोले एम फेज जो है इट इज फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेजेस, एकदम करेक्ट तो है। और अगर आप बोलो कि इंटरफेज जो है इट इज फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस, तो एकदम करेक्ट बात तो है, एकदम सही बात है। अब इसी इंटरफेज को हम लोग टुकड़ों में तोड़ के लिख लेते हैं। जैसे इंटरफेज को लिखा G1 S G2, फिर आ गया एम फेज, फिर इंटरफेज को लिखा G1 S G2, फिर आ गया एम फेज, फिर G1 S G2, फिर आ गया आपका एम फेज, करेक्ट। तो आपने इस तरीके से इंटरफेज को फाड़ दिया। अब देखो, अब एम फेज की डेफिनेशन दूसरी क्या हो सकती है, इट इज फेज बिटवीन G2 एंड G1। पहले जो आएगा उसको पहले लिखना है, G2 और G1 के बीच में आ रहा है एम फेज। एस फेज किसके बीच में आया, बिटवीन G1 एंड G2। दोनों चीजें सेम नहीं है। G1 जिसके पहले आए, G2 जिसके बाद आए, वो है एस फेज। G2 जिसके पहले आए, G1 जिसके बाद आए, वो है एम फेज, है ना। G2 किसे बोला, इसके पहले एस फेज आ रहा है, इसके बाद एम फेज आ रहा है ना। G1 किसे बोला, इसके पहले एम फेज आ रहा है, बाद में एस फेज आ रहा है। तो आप खुद ही खुद डेफिनेशन लिख सकते हो। एक सेल है वो पहले इंटरफेज में जाएगा, फिर एम फेज में, फिर इंटरफेज में, फिर एम फेज में, फिर इंटरफेज में, फिर एम फेज में। तो इंटरफेज 2 एम फेज के बीच में पाया जाता है और एम फेज 2 इंटरफेज के बीच में पाया जाता है, सिंपल। और इंटरफेज को ही आप फाड़ फाड़ के लिख लो, G1 S G2, उसके बाद एम फेज, G1 S G2, फिर आपका एम फेज। तो आप G1 S G2 M इन चारों की डेफिनेशन खुद से ही लिख सकते हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर एक डायग्राम है, बहुत प्यारा डायग्राम है।
अब हमने इन सारी चीजों को विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट यहां पर दिखाया हुआ है। जैसे यहां से सेंट्रल पॉइंट से हम लोग कह रहे हैं कि आपका एक सेल जो है उसने अपनी जर्नी शुरू की, यहां पे एक सेल है। अब ये सेल सबसे पहले इंटरफेस करेगा, यानी सबसे पहले G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में जाएगा, फिर G2 फेज में जाएगा, करेक्ट? यस। उसके बाद आपका इंटरफेज के बाद आपका यहां पर M फेज शुरू होगा। M फेज में क्या है? कैरियोकाइनेसिस यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस यानी डायरेक्टली सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन हो जाएगी तो एक सेल जहां से जर्नी शुरू हुई थी इससे 2 सेल बन चुके हो। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं इन फेजेस में होता क्या है। जैसे कि G1 फेज है, तो G1 फेज में सेल ग्रो करेगा। सेल तो हमेशा ग्रो करेगा, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमको पता है हमेशा ग्रो करेगा। मोस्ट ऑर्गेनेल्स यानी ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स है ये यहीं पर आपकी डुप्लीकेट हो जाती हैं, यहीं पर इनका नंबर डबल हो जाता है। और अब G1 के बाद आपके सेल को S फेज में जाना है और S फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, जिसके लिए काफी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स भी बनाने पड़ेंगे, यानी प्रोटीन भी बनाने पड़ेंगे। प्रोटीन कैसे बनते हैं? डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी मैं अगर बोलूं कि डीएनए जो है ये पहले आरएनए बना रहा है, तो प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। और आरएनए क्या करता है? डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता, पहले छोटे छोटे अमीनो एसिड्स बनते हैं, उन अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। यानी अगर मैं बोलूं कि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है इस फेज में, तो प्रोटीन बनने से पहले आरएनए भी बनता होगा, आरएनए बनने के बाद अमीनो एसिड भी बनते होंगे, और यहाँ सेल डिवीजन के लिए आपकी या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपकी एटीपी भी चाहिए, तो ये सारी चीजें पहले बनानी पड़ेंगी। तो अमीनो एसिड भी बनेगा, आरएनए भी बनेगा, प्रोटीन भी बनेगा, एटीपी भी बनेगी, और ज्यादातर ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट कर जाएंगी G1 में। कई ऐसे सेल्स होते हैं जो इस G1 से कूदी मार जाते हैं और G0 में चले जाते हैं, और जब इनको सिग्नल मिलता है तो ये वापस भी आ सकते हैं। यानी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब मरे नहीं है वो सेल, मेटाबॉलिकली थोड़े से इनएक्टिव हो गए, यानी अपने रिएक्शंस को उन्होंने कम कर दिया है, बहुत मिनिमम एनर्जी वो यूज कर रहे हैं। यस, एकदम क्वेसेंट स्टेज में चले गए हैं। इसे क्वेसेंट फेज कहा जाता है, इनएक्टिव फेज कहा जाता है। इनएक्टिव सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं कर रहे, बहुत कम रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एकदम शांति में बैठे हुए हैं, तो उतनी ही एनर्जी यूज कर रहे हैं जितने की इनको जरूरत है जिंदा रहने के लिए, है ना। बाकी सेल जितनी मौज नहीं कर रहे हैं ये, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म इनमें चल रहा है, बट बहुत कम रिएक्शंस हो रहे हैं, बस ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं। कभी ऐसे सेल्स को सिग्नल मिलता है कि भैया चलो फटाफट अब डिवाइड करके दिखा दो, तो ये फटाफट से G1 में ही एंटर करते हैं। यहीं से एग्जिट मारे थे, यहीं पे एंटर कर गए, उसके बाद सारे के सारे प्रोसेस सेम होते चले जाते हैं। करेक्ट? जैसे यहां पर बाद में G1 के बाद आया S फेज, तो S फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज कहा। यानी रेप्लिकेशन होगी यहां पर न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। और अगर डीएनए यहां बन रहा है तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहां बनेंगे, तो इसमें भी प्रोटीन्स बनते हैं। सेंट्रियोल जो है, जो मैंने आपको बताया था, एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी यहां पर साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाएगा, इसका नंबर डबल हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सेंट्रियोल पाया जाता है, न्यूक्लियस में नहीं, तो ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेगा। और न्यूक्लियस में डीएनए पाया जा रहा था, तो डीएनए न्यूक्लियस में डिवाइड करेगा। ये काम यहां पर हुए, हिस्टोन प्रोटीन, अदर प्रोटीन्स यहां पर बने। यहां पर ये जो एस फेज है, इसमें क्या हुआ समझ लीजिए, आपका क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में जितना डीएनए था, मैंने यहां पर ब्लू कलर का डीएनए बना रखा है, यहां पर इस डीएनए की मात्रा क्या हो गई? डबल हो गई। इस डीएनए की मात्रा डबल हो गई। कैसे डबल हुई? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर गया है, क्रोमोसोम का नंबर वही है, थैले का साइज वही है, इसके अंदर कंटेंट डबल हो गया है। यानी अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट थे तो डिप्लॉयड ही क्रोमोसोम रहेंगे, प्लॉयडी में कोई चेंज नहीं आया, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड नहीं हो गया सेल, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है जितना पहले था। लेकिन मेरे भाई यहां कंटेंट डबल हो गया है, यहां अगर 2C कंटेंट है तो ये बढ़ करके कितना हो गया? आपका 4C कंटेंट हो गया। सेम इलाके में मैंने डबल जेनेटिक मटेरियल भर दिया है, 4C कंटेंट यहां पर आपको देखने को मिला। ठीक है, अब G1 हो गया, S हो गया, डीएनए का कंटेंट भी डबल कर लिया, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स भी डबल कर ली। मैंने कहा ज्यादातर ऑर्गेनेल्स आपने डुप्लीकेट कर ली, कुछ तो बची होंगी, वो यहां पर आपकी क्या कर जाती हैं? डुप्लीकेट कर जाती हैं। रेस्ट ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है, वो यहाँ पर G2 फेज में रेप्लिकेट। और यहाँ भी कुछ एंजाइम्स बनेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद माइटोसिस हो रही है, मेन सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसके लिए भी एंजाइम चाहिए। तो आरएनए बनेगा आपका प्रोटीन बनाने से पहले,
यहाँ भी आपके एंजाइम्स बनते हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पहले कैरियोकाइनेसिस शुरू हुई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यानी पीमैट, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहा। और उसके बाद आपकी साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन हो गई। और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिलाकर हम लोग क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे एम फेज। तो आपका यहां तक जो था मेन, जो ज्यादा टाइम घेर रहा था, दैट वाज इंटरफेज, और यहां से यहां तक आपका एम फेज है। तो जीवन फेज के अंदर क्या हुआ, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स डिवाइड कर गई। उसके अलावा आपका एस फेज के प्रोटीन्स यहां पर बनेंगे, यानी एंजाइम्स यहां बनेंगे। प्रोटीन बनने से पहले अमीनो एसिड भी बने होंगे, आरएनए भी बना होगा, और एनर्जी यानी एटीपी भी इन्होंने बनाई होगी, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में खूब एटीपी लगती है। फिर एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेट कर दिया न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल रेप्लिकेट कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर, और हिस्टोन प्रोटीन्स बने। एज वेल एज यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, लेकिन आपका डीएनए का कंटेंट उन क्रोमोसोम्स के अंदर डबल हो गया। इसी को हम कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की क्वांटिटी, डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। फिर G2 फेज जो है उसमें बचे कुछ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर गई, और एम फेज के लिए भी कुछ प्रोटीन्स बने, यानी कुछ अमीनो एसिड, कुछ आरएनए यहां पर भी बने होंगे। ये आपके इंटरफेज की ज्यादातर चीजें हैं। यहां पर देखो क्या हुआ, ये अगर आपका क्रोमोसोम है तो इसमें समझ लीजिए मैं डेपिक्ट कर रहा हूं डीएनए को इन दो लाइनों से। तो क्रोमोसोम जो है ये आपके समझ लीजिए एक डिप्लॉयड सेल था जिसमें माइटोसिस हो रहा है, और इसमें डीएनए का कंटेंट 2C है, करेक्ट। अब क्या हुआ, एस फेज आया। एस फेज आया तो यहां पर डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, यहां पर डीएनए का अमाउंट डबल हुआ। थैले का साइज वही है, यानी क्रोमोसोम का नंबर सेम ही है, लेकिन डीएनए की क्वांटिटी इसके अंदर डबल कर गई, एकदम डबल कर गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आपका क्रोमोसोम है इसको हम लोग फाड़ देंगे, क्योंकि जब मेरे भाई सेल डिवीजन होगी तो ये जो क्रोमोसोम है इसको दोनों साइड से आपके स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे होंगे, तो एक क्रोमोसोम आधा आधा टूट करके चला जाएगा कहां पर, डॉटर सेल्स के अंदर। तो आपके सेल में जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो आधे आधे फट के चले जाएंगे डॉटर सेल्स के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये टुकड़ा चला गया एक डॉटर सेल के अंदर, ये वाला, इसमें डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है। ये वाला टुकड़ा चला गया एक डॉटर सेल के अंदर, इसमें डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है। यानी ये दो लाइनें मैंने बनाई थी पेरेंट सेल के क्रोमोसोम, यही दो लाइनें यहां भी पहुंच रही हैं, यही दो लाइनें यहां भी पहुंच रही हैं। तो डीएनए की कमी तो डॉटर सेल में नहीं है। ये जो आर्म्स है क्रोमोसोम की, ये किसकी बनती हैं, ये प्रोटीन की बनती हैं। आर्म्स तैयार की जा सकती हैं, तो ये आर्म्स जो है फर्दर क्या हो जाती हैं, आपकी तैयार हो जाती हैं। पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम डॉटर सेल तैयार हो जाता है। मेन है डीएनए, डीएनए एज इट इज पहुंचना चाहिए। यहां पर भी अगर पेरेंट सेल के अंदर मैंने दो लाइंस बनाई थी, तो यहां पर भी सेम कंटेंट पहुंचना चाहिए, यहां पर भी सेम कंटेंट पहुंचना चाहिए, दो लाइंस ही पहुंचनी चाहिए, जो कि मैंने पहुंचाई। तो यहां पर जो क्रोमोसोम था इसका कंटेंट था 2C। ये 2C जो था इसको मैंने 4C कर दिया, और इस 4C को आधा आधा बांटा, तो 2C दोनों डॉटर सेल में पहुंच गया। यही तो करना था, जितना पेरेंट पे कंटेंट था उतना ही बच्चे पे पहुंचाना था। यही तो हमारा मेन एजेंडा था सेल डिवीजन का, ये हमारा पूरा हो जाता है, ये हमने कर दिखाया। तो एम फेज जो है इसको हम कह रहे थे मोस्ट ड्रामेटिक फेज, क्योंकि मेन जो है बंटवारे का काम यहीं पर होता है। तो इट इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। एक सेल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सारा का सारा आपका दो कॉर्नर्स पे शिफ्ट हो जाएगा, और बीच में से कैची मार करके हम लोग क्या कर देंगे, सेल को डिवाइड कर देंगे। तो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती है सारे के सारे कंपोनेंट्स की। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं माइटोसिस को। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा, समझ लीजिए एक पेरेंट सेल है, पिताजी है। अब पिताजी का दिल तो दोनों बच्चियों के लिए बराबर धड़केगा, यानी कि दोनों जो डॉटर सेल होंगी, एक बाप चाहेगा कि दोनों बेटियों को बराबर ही उसकी धन दौलत मिले। तो यहां पर मेरे भाई समझ लीजिए पिताजी के पास है 50 रुपए। पिताजी ने एस फेज में अपने पैसे को रेप्लिकेट कर लिया, पिताजी पे हो गए 100 रुपए। अब पिताजी पे 100 रुपए हो गए, तो इन्होंने दो ही डॉटर सेल बनाई, दोनों डॉटर सेल को कितना कितना मिला, 50-50 रुपए। यानी पिताजी पे जो 50 रुपए था वही दोनों डॉटर सेल पे 50-50 पहुंचा है। जैसा पेरेंट सेल था सेम वैसा डॉटर सेल बना है, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो अगर एक डिप्लॉयड सेल में आप माइटोसिस कराओगे तो दोनों सेल्स डिप्लॉयड ही बनेंगे, सेम पेरेंट सेल जैसे। और एक हैप्लॉयड सेल में अगर आप माइटोसिस कराओगे तो दोनों सेल हैप्लॉयड ही बनेंगे। यानी जैसा आपका पेरेंट सेल होगा सेम वैसा डॉटर सेल बनता है, किसमें, माइटोसिस के अंदर। ये सिंपल प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। यहां एग्जैक्टली सिमिलर डॉटर सेल्स बन रही होती, करेक्ट। सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी सेल डिवीजन में लगातार अलग अलग प्रोसेसेस होते रहते हैं। कोई क्लियर कट लाइन नहीं है कि अब प्रोफेज खत्म मेटाफेज शुरू, मेटाफेज खत्म एनाफेज शुरू, एनाफेज खत्म टीलोफेज शुरू, ऐसा नहीं है।
कोई झंडा नहीं लहरा रहा वहां पे खड़ा होके कि ये फेज खत्म हो चुका है, ये फेज शुरू हो रहा है। सेल की कुछ प्रॉपर्टीज है, सेल के अंदर होने वाले कुछ इवेंट्स हैं जो देख के हमें पता लगता है कि भाई प्रोफेज चल रहा है, कोई मेटाफेज चल रहा है, कोई एनाफेज चल रहा है। सेल में कुछ गतिविधियां होती हैं, सेल में कुछ प्रॉपर आपके इवेंट्स होते हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि भैया ये वाला फेज चल रहा होगा। हर फेज की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, तो हर फेज के बीच में कोई क्लियर कट लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते कि जस्ट अभी प्रोफेज खत्म मेटाफेज शुरू, ऐसा नहीं है। हमें पता है मेटाफेज प्लेट बन रही है, इसका मतलब मेटाफेज चल रहा है ना। क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो गए, इसका मतलब एनाफेज चल रहा है। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जिनको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा फेज चल रहा होगा, बट यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको सेल को गौर से देखना होगा, घूरना होगा, राइट। जैसे मैंने यहां पर बताया था, अगर ये एक सेल है तो इस सेल में समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, आपका यहाँ पर पेरोक्सिसोम है और ये आपका न्यूक्लियस है। तो इसको आप क्या करोगे, इधर ले जाओगे आधे मटेरियल को, इधर ले जाओगे आधे मटेरियल को, और दोनों डॉटर सेल में आधा आधा मटेरियल बट जाएगा। तो रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है सारे के सारे कंपोनेंट्स की, इसीलिए इसे हम कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज या एम फेज। ये हमारा एम फेज है। अब देखिए इस एम फेज में क्या क्या हुआ। इंटरफेज में तो G1 था, S था, G2 था। अब आपका एम फेज में क्या हुआ, सबसे पहले अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज मतलब जस्ट अभी सारी की सारी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हुई हैं, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, इंटरफेज जस्ट खत्म हुआ है। तो अर्ली प्रोफेज मतलब जस्ट इंटरफेज खत्म हुआ है, प्रोफेज शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब आप घर पे बैठे होते हैं तो नॉर्मल कच्चा बनियान पहन के बैठे होते हैं, अपने कंफर्टेबिलिटी जोन में बैठे होते हैं, लेकिन सेम उसी पोशाक में आप स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, वहां पे भैया राजा बाबू बन के जाना होता है। यानी एक अटायर है जो वहां पर आपको फॉलो करना होता है, पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी, जूते पहनने पड़ेंगे, देयर आर सम बेसिक रूल्स जिनको आपको फॉलो करना होता है। शादी ब्याह बर्थडे पार्टी में कच्चा बनियान पहन के नहीं जा सकते। तो यहां पर अभी तक ये जो डीएनए है खुला खुला पड़ा है, लेकिन सेल डिवीजन जब होगी, इस खुले खुले डीएनए का बंटवारा करना इतना आसान नहीं है। जब आपके 4 बाल ही उलझ जाते हैं और आप कभी कंघी कर रहे होते हो तो फंस जाते हैं ना भाई। जब डीएनए इतना बड़ा है आपके सेल के अंदर, ये डीएनए फंस जाएगा तो सोचो क्या होगा। इसीलिए आपको क्या करना होता है, इन डीएनए के स्ट्रैंड्स को बढ़िया से पैक करना होता है और एक क्रोमोसोम बन जाता है। उस क्रोमोसोम को अलग करना बहुत आसान है। जैसे समझ लीजिए आपने 2 चोटी बना रखी है, आप कोई बोले इन दोनों चोटियों को पकड़ के अलग कर दो, फटाफट कर देंगे। 2 चोटियां हैं पहले से ही अलग अलग हैं, ऐसे पकड़ के खींच दिया, दोनों चोटियां अलग अलग हो गई, एक कोई साइड खींच दिया, एक कोई साइड। कोई बोले कि आपके सारे बाल खुले हुए हैं, अब इसके बीच में उंगली डाल के ऐसे खींच दो, भैया जान निकल जाएगी, आंसू आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले ये जो चीजें हैं हमारे सेल के अंदर, इनको बढ़िया तरीके से पैक करो। ये जो खुले खुले बाल हैं, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, इनको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करो, कंडेंस करो, और फिर इनको आसानी से आप दोनों दिशाओं में भेज सकते हो। डॉटर सेल्स में आधा आधा चीर फाड़ के भेज सकते हो, इनकी सेपरेशन आसान होती है। तो यहां पर प्रोफेज, चाहे किसी भी पर्टिकुलर जगह आप नाम सुने, प्रोफेज में क्या होगा, हमेशा एक चीज होगी, प्रोफेज में डीएनए जो है ये कंडेंस करेगा, इसकी पैकेजिंग होगी, इसकी पैकेजिंग स्टार्ट होगी, खत्म नहीं होगी प्रोफेज में। प्रोफेज के दौरान इसकी पैकेजिंग चलती रहती है, अगले फेज में यानी मेटाफेज में जाकर के ये क्या होती है, ये आपकी पैक हो जाती है। यानी यहां पर ये जो डीएनए है ये थोड़ा बहुत पैक हुआ है, यहां पर मेटाफेज में आकर के इसकी क्रोमोसोम जैसी शक्ल हुई है, ये प्रॉपर्ली पैक्ड कहलाता है मेटाफेज में। प्रोफेज के दौरान ये पैक ही हो रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ये जो आपके सेंट्रियोल हैं जिनकी डुप्लीकेशन हुई थी एस फेज में, ये जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं प्रोफेज में। अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू किए प्रोफेज में, पहुंचे कब, मेटाफेज में। यानी डीएनए की कंडेंसेशन भी प्रोफेज में शुरू होगी, मेटाफेज में जाकर के कंप्लीटली क्रोमोसोम बना लेंगे। जो सेंट्रियोल है ये भी अपोजिट पोल पर जाना शुरू हुए प्रोफेज में, अपोजिट पोल पर पहुंचेंगे कब, मेटाफेज में। यहां भी देखो रास्ते में लटके हुए हैं, यहां पर नहीं पहुंचे। और आपकी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी, यार ये रास्ते की चीजें हैं, इन सबको आप तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसलिए कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि मेन जो आपका मटेरियल है दैट इज डीएनए। डीएनए अच्छे से आपका दोनों डॉटर सेल में पहुंचना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो सर्वाइवल के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। डीएनए में अगर इतनी सी भी गलती हो गई 1% भी, तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे।
तो बाकी सारी चीजें जगह छोड़ देती है, कहती है कि भैया हाँ पहले आप क्रोमोसोम को देख लो, इसको सेपरेट कर लो, बाकी ऑर्गेनेल्स तो हम फिर से तैयार कर लेंगे, फिर से बना लेंगे। तो सारी ऑर्गेनेल्स रास्ता छोड़ देती हैं, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी ये गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज के एंड तक एकदम गायब हो जाता है। मेटाफेज में आपने कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बना रखा है। ये तीन चीजें प्रोफेज में हुई, यानी अर्ली प्रोफेज है तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो है ये स्टार्ट कर दिए हैं टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, पहुंचे नहीं है, शुरू कर दिए हैं। और ये जो डीएनए है इसकी कंडेंसेशन इनिशिएट हो चुकी है, यानी स्टार्ट हो चुकी है, ये भी पूरा कंडेंस हुआ नहीं है। ठीक है, अब जब लेट प्रोफेज आया तो लेट प्रोफेज में डिसेंट कंडेंसेशन हो चुकी है, फुल्ली कंडेंस नहीं हुआ है डीएनए। क्यों? क्योंकि वो मेटाफेज में कंप्लीटली कंडेंस होगा। यहां पर प्रोफेज के एंड में, लेट प्रोफेज में एकदम न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यार ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं एंड ऑफ प्रोफेज में। ये जो आपका डीएनए था ये आपस में उलझे हुए थे स्ट्रैंड्स, ये अब कंपैरेटिवली अनटेंगल हो चुके हैं, ये आपके थोड़े सीधे सीधे से हो चुके हैं, कंडेंसेशन इनमें हुई है। अब आपका मेटाफेज है ना। अब प्रोफेज के बाद मेटाफेज शुरू हुआ है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो क्या होगा, यहां पर ये जो सेंट्रोसोम पहुंचा है अपोजिट पोल पे, ये स्पिंडल फाइबर छोड़ देता है, और ये स्पिंडल फाइबर छोड़ देता है कहां पर, ये जो क्रोमोसोम है इसके काइनेटोकोर पे। ये जो सेंट्रियोल, ये जो आपका सेंट्रोसोम है इसके चारों ओर लगी होती है एक प्रोटीन की डिस्क जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन की तरह जाला फेंकता है पिच करके, और यहाँ पर इस काइनेटोकोर से कनेक्ट करता है और इसको नीचे की साइड खींचना, तो नीचे की साइड खींचना, ये आधा इसको ऊपर की साइड खींचना करता है, इसको ऊपर की साइड करता है खींचना। यस, तो ट्रांजिशन हो गया मेटाफेज में। अब क्या है, ये खींच तान कर रहे हैं ऊपर नीचे से, जिससे कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम एकदम बीच में आके अलाइन हो जाए। अभी ये क्या है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई बीच में है। इन सब को क्या करना है, हमें बढ़िया तरीके से एक प्लेट में अरेंज करना है, तब जाके हम कहेंगे प्रॉपर मेटाफेज चल रहा है। अभी प्रोफेज से मेटाफेज में जा रही हैं चीजें, मेटाफेज जस्ट शुरू हुआ है। प्रॉपर मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट बनेगी या इक्विटोरियल प्लेट बनेगी, सारे क्रोमोसोम एक बार सेंटर पे लग जाएंगे। क्योंकि जब सारे क्रोमोसोम सेंटर पे लग जाएंगे तो आप बढ़िया तरीके से इनको आधा आधा डिवाइड करोगे। ये जो क्रोमोसोम है इसका आधा पार्ट ऊपर, आधा पार्ट नीचे, आधा पार्ट ऊपर, आधा पार्ट नीचे, एंड सो ऑन। यही आपको करना होता है, करेक्ट। तो यहां पर मेटाफेज में सेंट्रियोल भी अपोजिट पोल पर पहुंच गए, वहां अपोजिट पोल के लिए चलना शुरू हुए थे, यहां पहुंच गए। क्रोमोसोम भी पूरा बन चुका है, जिसमें आपको दो क्रोमेटिड दिखाई दे रही हैं, एक ही सेंट्रोमेयर पर बंधी हुई, और स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर पे ये आपके बाइंड कर चुके हैं और क्रोमोसोम को एडजस्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब क्रोमोसोम को एडजस्ट करते करते सारे क्रोमोसोम एकदम सेंटर पे आ गए हैं। इसे मेटाफेजिक प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट, क्योंकि एकदम इक्वेटर पे पाई जा रही हैं प्लेट्स, एकदम सेल के सेंटर पे पाई जा रही हैं, इसीलिए इसे इक्विटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। ये जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है मेटाफेज में, जैसा मैंने बताया। अब क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी सबसे अच्छी दिखाई देती है मेटाफेज में। तो कभी भी आपको कोई बोले कि क्रोमोसोम का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेटाफेज में पढ़ो। अब क्या है, अब ये जो स्पिंडल फाइबर है काइनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं, एक क्रोमेटिड को ये ऊपर खींचेंगे। भाई जो क्रोमोसोम है इसमें दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड को ऊपर खींचेंगे, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, बराबर बंटवारा हो जाएगा। ये जो आपका स्पिंडल फाइबर है ये यहाँ काइनेटोकोर पे अटैच है, तो ये काइनेटोकोर वाला पार्ट जो है ये पोल की तरफ होगा, काइनेटोकोर वाला पार्ट पोल की तरफ होगा। आर्म्स आपकी पीछे पीछे आ रही होंगी इस क्रोमेटिड, आर्म्स पीछे, आर्म्स पीछे। आगे ड्राइवर कौन है, ये आपका गोलू मटोलू सा पार्ट, और आर्म्स आपकी पीछे आ रही हैं, आर्म्स आपकी आ रही। करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है, राइट। यानी यहां पर क्या हुआ, एनाफेज में ये जो आपकी क्रोमेटिड्स थी, ये क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, और ये जो बीच का सेंट्रोमेयर था ये भी तो दो टुकड़ों में टूट गया, आधा ऊपर आधा नीचे। तो आपका ये जो सेंट्रोमेयर था ये भी आपका स्प्लिट हो गया, और आपका यहाँ पर क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो गई, राइट। यहां पर भी नीचे अगर आप देखें तो यहां से भी स्पिंडल फाइबर खींच रहे थे एक एक क्रोमेटिड को नीचे की साइड, तो ये जो आपके क्रोमेटिड थे ये सेपरेट हो गए, है ना। यहाँ पर देखो, एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड ऊपर एक नीचे, 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 और ये जो सेंट्रोमेयर था आधा ऊपर आधा नीचे, है ना, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। तो क्रोमेटिड सेपरेट हुए, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुए। जहां पर आपका अटैच है स्पिंडल फाइबर, ये वाला पार्ट आपका हमेशा पोल की साइड रहेगा, जिस साइड आप किसी चीज को खींच रहे हैं। ये पेन है,
इस पेन के नीचे मैंने जाला फेंका चिक करके और इसको अपनी साइड खींचा, तो जहां पे जाला अटैच हुआ है वो पार्ट मेरी तरफ होगा ना, पोल की तरफ होगा। तो मैंने जाल यहाँ पे लगाया है तो ये पार्ट पोल की तरफ, जाल यहाँ लगाया है तो ये पोल की तरफ, आर्म्स आपकी पीछे की साइड, आर्म्स आपकी साइड यानी दूसरी साइड। एनाफेज में आप शेप ऑफ क्रोमोसोम या एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम बढ़िया पढ़ सकते हैं। एम फॉर मेटाफेज में एम फॉर मॉर्फोलॉजी बढ़िया पढ़ सकते हैं। ए फॉर एनाफेज में ई फॉर एनाटॉमी बढ़िया पढ़ सकते हैं। यानी हर क्रोमोसोम की एक शेप होती है। अब ये क्रोमोसोम इसकी दोनों आर्म्स बराबर है तो ये वी शेप बनेगा, है ना। एक आर्म बड़ी छोटी है तो ये जे शेप बनेगा या एल शेप बनेगा, या एक ही आर्म है तो आई शेप बनेगा। ये आपको शेप कब दिखाई देती है? जब यहाँ पर आपकी क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रही हैं, तो सेपरेशन तो एनाफेज में हो रहा है, तो शेप बढ़िया यहाँ पर दिखाई देगी, स्ट्रक्चर बढ़िया यहाँ पर दिखाई देगा, करेक्ट। उसके बाद आता है टीलोफेज। एनाफेज में एकदम बढ़िया आपने आधा आधा कंटेंट बांट दिया है, इसको दोनों किनारों पे भेज दिया है ना, दो अलग अलग कोनों पे भेज दिया है एक सेल के। अब मेन जो डिवीजन का काम था ये खत्म हो गया, फिर से आपका जो डीएनए था ये रिलैक्स हो गया, पहले जैसा हो गया। तो यहाँ आप कोई क्रोमोसोम नहीं बनाते, यहाँ ये पहले जैसा रिलैक्स हो गया, इसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया है। क्रोमोसोम्स विल लूज देयर आइडेंटिटी और ये दोबारा से आपके खुले खुले हो जाएंगे। शादी ब्याह बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद आज दोबारा से अपनी पोशाक यानी कि कच्चा बनियान में आ चुके हो। और इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके ऊपर आपको न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलेगा, यानी अब बाकी ऑर्गेनेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, जो बीच की अड़चन हटाने के लिए गायब हुई थी। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी जो गायब हुए थे आपके प्रोफेज में, वो टीलोफेज में वापस आ जाते हैं, है ना। डीएनए कंडेंसेशन जो शुरू हुई थी प्रोफेज में, वो आपका दोबारा से डीएनए डीकंडेंस हो जाता है, दोबारा से खुला खुला हो जाता है टीलोफेज के अंदर। तो अब आपका न्यूक्लियर कंटेंट जो है इसके दो टुकड़े हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? सेल के दो टुकड़े करने हैं और हमारा सेल डिवीजन समाप्त हो जाएगा। तो सेल के दो टुकड़े कैसे करते हैं मेरे भाई? यहां पर देखिए, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस तो आपने देख लिया, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन आप करेंगे। कैरियोकाइनेसिस में एक जो सेल था इसमें एक न्यूक्लियस था तो दो न्यूक्लियस हो गए। अब हमें इस सेल को डिवाइड करना है। अगर ये एक एनिमल सेल है तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं, रिजिड अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन अगर आपकी फ्लेक्सिबल है तो फरो बन जाएगी, यहां पर बाहर से अंदर की साइड एक कुएं जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहां पर ये कुएं जैसा स्ट्रक्चर डीप होता रहेगा। एक टाइम के बाद ये जो दोनों के दोनों कुएं हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल यहां पर फरो बन रही है। सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर की साइड टूवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल ये क्या बन रही है? आपकी यहां पर फरो बन रही है, करेक्ट। लेकिन मेरे भाई प्लांट सेल में इतना आसान थोड़ी हो सकता है, फरो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर क्या है? आपकी हरे कलर की जो मैंने सेल वॉल बना रखी है ये भी प्रेजेंट है और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर रिजिड सेल वॉल है जो कि मैंने यहां पर बना रखी है। यहां पर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज के दौरान, प्रोफेज के एंड में जब हम पहुंच रहे थे तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। इनकी मेम्ब्रेन के कुछ टुकड़े यहां पर आकर के अटैच हो जाते सेंटर में, और सेंटर से बाहर की साइड ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यानी ये धीरे धीरे बाहर की साइड ग्रो करेंगे तो ये पूरा का पूरा बीच में क्या बन जाएगी? एक मेम्ब्रेन जैसी बन जाएगी। ये मेम्ब्रेन जैसी बन गई एकदम बीच में, है ना। आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है इसको अच्छे तरीके से घेर लेगी। अब क्या हुआ? यहां पर सेल वॉल भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। मेम्ब्रेन के ऊपर तो वॉल बनती ही है, सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है उसी से चीजों का आदान प्रदान हो रहा होता है। सेल वॉल बनाने के लिए जो भी सामान है वो भी सेल मेम्ब्रेन ही भेज रही होती है, तो यहां पर सेल वॉल भी तैयार हो जाएगी। अब देखिए, ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर हरे कलर की सेल वॉल, ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर हरे कलर की सेल वॉल, और बीच में जो पीले पीले फ्रेगमेंट थे इसको आप क्या कहेंगे? दो प्लांट सेल को ज्वाइन करने वाली मिडल लैमेला। तो ये मिडल लैमेला में कन्वर्ट हो जाएगी, और प्लांट सेल्स के बीच में तो मिडल लैमेला होती है। यानी एक सेल से दो सेल बन गए, और ये जो बीच की दीवार थी इसको हमने मिडल लैमेला कहा। और ये बीच की दीवार सेंटर से बाहर की साइड ग्रो कर रही है, यानी सेंट्रीफ्यूगली ग्रो कर रही है। सेंट्रीपेटल था एनिमल के केस में, जहां बाहर से सेंटर की तरफ आपका फरो आ रहा है। यहां प्लांट सेल में सेंटर से बाहर की साइड आपकी दीवार ग्रो कर रही है, सेंट्रीफ्यूगली ये दीवार ग्रो कर रही है। तो प्लांट और एनिमल सेल में जो है आपका डिफरेंस होता है, यहां फरो बनती है और यहां एक प्लेट बनती है जिसको सेल प्लेट कहा या फ्रेगमोप्लास्ट कहा, है ना। सेल के फ्रेगमेंट करने में, यानी एक सेल से दो सेल बनाने में ये हेल्प करती है प्लेट, तो इसे फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट कहते हैं।
तो आपको कोई बोले सेल प्लेट कहाँ बनती है? प्लांट में, और आपका फरो कहाँ बनता है? आपका एनिमल सेल में। यहां देखिए एक सेल है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हुई तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने। अब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, यानी इस सेल में दो ही न्यूक्लियस रह गए, तो ये सेल जो है थोड़ा अनयूजुअल हो गया ना, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जा रही है। इसको आप क्या कहते हैं? सिंसीटियम कंडीशन कहते हैं, जो कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में पाई जाती है। यानी नारियल का जो पानी है उसे लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है, जहां मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, इसलिए वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। यस, यहां पर फंगस के अंदर हम इसे सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, जब एक ही पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिले। आने वाले चैप्टर में, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप इसको पढ़ेंगे। तो जब एक सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाए लेकिन सेल डिवाइड ना कर पाए, तो अब एक ऐसा सेल आ गया हमारे पास जिसमें दो न्यूक्लियस है। समझ लीजिए दोनों न्यूक्लियस फिर डिवाइड करें और चार न्यूक्लियस बन जाए, सेल फिर भी डिवाइड ना कर पाए। तो अब एक ऐसा सेल है हमारे पास जिसमें चार न्यूक्लियस है, तो ये अनयूजुअल कंडीशन है, तो इसको सिंसीटियम कंडीशन कहते हैं प्लांट्स में। और सिनोसिटिक टर्म जो है दैट इज बेसिकली यूज फॉर फंगस, इसको आप फंगस में ही पढ़ रहे होंगे, फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में ही आप इसको पढ़ रहे होंगे। करेक्ट, ये एक अनयूजुअल सा केस है जो हमने यहां पर देखा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस काम क्या आता है। अब देखिए जाइगोट जो था आपका पहला सिंगल सेल था जिससे आपकी पूरी बॉडी तैयार हुई है, तो ये माइटोसिस ही कर रहा था, क्योंकि आपका जो जाइगोट था वो भी डिप्लॉयड था और आपकी बॉडी के सारे सेल्स भी डिप्लॉयड है। तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? जाइगोट आपकी पूरी बॉडी बना रहा है, तो ग्रोथ ऑफ बॉडी हुई। बिल्कुल, कोई इंजरी लग गई आपको, कोई चोट लग गई, तो उस चोट की करेक्शन कैसे होती है? समझ लीजिए स्टमक के जो सेल्स हैं इसकी लाइनिंग अपने आप को बदल रही है, एक हफ्ते में 2 बार बदल रही है। और स्किन पे कोई चोट लग गई, साइकिल चलाते चलाते गिर गए, नाली में गिर गए, है ना, मुंह पे चोट लग गई, तो करेक्ट हो जाएगी। वहां पर क्या बन जाएगा? आपका एक छोटा सा निशान रह जाएगा, स्कार बन जाएगा। इनिशियली वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होगी, क्लॉट बनेगा आपका बकायदा, फिर वो निशान भी धीरे धीरे गायब होता रहेगा, नई स्किन आकर के उस जगह को हील कर देगी। तो ये भी आपके सेम से सेल ही तो बना रही है, जैसे स्किन में पहले सेल थे, चोट के बाद भी वैसे ही सेल बने, तो माइटोसिस हो रही है। रिप्लेस ओल्ड या डेड सेल, अब कोई डेड सेल है या कोई ओल्ड सेल है तो नए सेल्स बनते चले जाएंगे। जैसे आरबीसी है तो हम कहते हैं आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन होता है, यानी 4 महीने का लाइफ स्पैन होता है। 4 महीने बाद भी तो हम जिंदा ही है ना, नई नई आरबीसी बनती जा रही हैं। तो यहां पर क्या होता है मेरे भाई? नए नए सेल तैयार होते रहते हैं सेम प्रकार के। अगर देखें कि माइटोसिस होता किन सेल्स में है, तो प्लांट में अगर आप देखें तो प्लांट में आपके हैप्लॉइड प्लांट भी होते हैं और डिप्लॉइड प्लांट भी होते हैं। जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट है, इनकी बॉडी ही हैप्लॉइड है। अगर मैं एक प्लांट हूं और मेरी बॉडी के सारे सेल्स, लगभग सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं, तो मुझे तो अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए हैप्लॉइड सेल्स ही बनाने पड़ेंगे ना। तो हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनाऊंगा मैं और अपनी बॉडी को ग्रो करूंगा, तो हैप्लॉइड सेल्स में भी प्लांट में माइटोसिस हो सकती है। और कॉम्प्लेक्स जो प्लांट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है? इनमें मेन बॉडी डिप्लॉइड होती है। अगर मेरी मेन बॉडी डिप्लॉइड है तो मैं और डिप्लॉइड सेल्स बना के अपनी बॉडी को ग्रो करूंगा, यानी प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में माइटोसिस हो सकती है। एनिमल्स में ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर एनिमल्स कैसे होते हैं? आपके डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड सेल्स में, हमारी अब पूरी बॉडी डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही सेल्स तैयार होते हैं माइटोसिस से। कुछ आपके एक्सेप्शन है, जैसे मेल हनी बी जो है, जिसको ड्रोन कहा जाता है, ये क्या है? ये आपका हैप्लॉइड होता है। तो फीमेल जो है हनी बी की, ये आपकी डिप्लॉइड होगी और मेल हैप्लॉइड होगा। अब मेल की बॉडी ही हैप्लॉइड है तो अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स ही बनाने पड़ेंगे। फीमेल डिप्लॉइड है तो फीमेल को अपनी बॉडी ग्रो करने के लिए डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनाने पड़ेंगे। जैसी बॉडी वैसे ही सेल्स में डिवीजन होगा। कोई ऑर्गेनिज्म है ही हैप्लॉइड तो माइटोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, कोई ऑर्गेनिज्म है ही डिप्लॉइड तो माइटोसिस करके डिप्लॉइड सेल बनाएगा। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस हो सकती है। प्लांट में जो लोअर प्लांट्स है वो हैप्लॉइड होते हैं, हायर प्लांट डिप्लॉइड होते हैं। एनिमल्स में ज्यादातर एनिमल्स डिप्लॉइड होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल एनिमल्स ही हैप्लॉइड होंगे, उन्हीं में आपकी माइटोसिस देखने को। करेक्ट, ये आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी माइटोसिस कंप्लीट हुई, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कह रहे थे, क्योंकि जैसा पेरेंट सेल था सेम वैसे के वैसे दो आपके डॉटर सेल्स भी आपको देखने को मिले। नाउ जो मियोसिस है इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब आधा हो जाना, घट जाना। तो यहां पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे, डॉटर सेल्स में उसके आधे ही क्रोमोसोम्स पहुंचेंगे, राइट। तो क्रोमोसोम नंबर जो है ये हाफ हो जाते हैं। समझ लीजिए कोई टेट्राप्लॉइड सेल है, इसमें मियोसिस हुई तो डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे। डिप्लॉइड सेल है, इसमें मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड सेल बनेंगे।
हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि n/2 थोड़ी बनेगा भाई, आधे क्रोमोसोम के साथ जिंदा थोड़ी रह पाओगे। मैं आपको कहूं कि 11.5 क्रोमोसोम ले लो स्पर्म में 23 की जगह, जिंदा थोड़ी रह पाएगा भाई स्पर्म, उसको 23 क्रोमोसोम तो मिनिमम चाहिए। एक भी क्रोमोसोम में ऊपर नीचे हो जाती है चीजें, जरा से भी म्यूटेशन हो जाती है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। यहां तो आप सीधा सीधा आधे क्रोमोसोम ही गायब कर रहे हो, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। इसीलिए हैप्लॉइड सेल में मियोसिस होगी ही नहीं। जैसा आपका पेरेंट सेल है उसके आधे क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में पहुंच रहे होंगे। जैसे यहां भी पिताजी के पास 50 रुपए हैं, एस फेज आया, पिताजी ने पैसा डबल कर लिया, 100 रुपए बन गए। अब यहां क्या हो रहा है, मियोसिस में दो सब फेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यानी 2 बार डिवीजन होगी। एस फेज हुई एक बार और डिवीजन हो रही है 2 बार। पैसे बढ़े एक बार, घट गए 2 बार, तो डॉटर सेल्स में तो कम ही पैसे पहुंचेंगे ना। यहां पिताजी पे 100 रुपए थे, डॉटर सेल्स पे पहुंचे 50-50, फिर इन 50-50 ने फिर डिवीजन किया, सारे डॉटर सेल्स पे पहुंचे 25-25। तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो 50 के 25 हो गए ना मेरे भाई। अल्टीमेटली क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो चुके। इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस में क्या हो रहा था, पिताजी पे 50 रुपए थे, एक बार एस फेज में अगर गए पिताजी तो 100 रुपए हो गए, डबल हो गए, 2 डॉटर सेल में बांटे 50-50, यानी जितने पेरेंट पे थे इतने ही डॉटर सेल पे पहुंचे, सेम 50-50। यहां डबल तो एक ही बार हो रहे हैं, सेम केस है, लेकिन डिवाइड 2 बार हो गए। अगर यहां भी सिर्फ मियोसिस 1 हो रही होती तो दोनों बच्चियों पे 50-50 ही पहुंचते, एकदम इक्वेशनल डिवीजन रहती। पर मेरे भाई यहां 4 डॉटर सेल बनती है ना, तो पहली बात आपने यहां से क्या सीखी कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। जो डॉटर सेल है उनमें पिताजी के कंपैरिजन में आधे क्रोमोसोम पहुंचेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, 2 डिवीजन होती है मियोसिस 1 और 2। तीसरा, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगी, यानी मेन जो आपका यहां पर मियोसिस 1 है इससे पहले एक ही बार एस फेज होगा, यानी यहां भी सेम चीजें हैं, पहले इंटरफेज यानी कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, पहले इंटरफेज होगा, फिर मियोसिस 1 जिसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, तो 1 से 2 सेल बने, फिर उन 2 सेल्स में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, यानी 4 सेल बनेंगे। इंटरफेज एक ही बार हो रहा है तो 4 डॉटर सेल बने, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने, 2 बार आपकी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हुई, यानी आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2, लेकिन एस फेज एक ही बार आ रहा है। ये सारे पॉइंट हमने यहीं से डेराइव किए हैं। अब देखिए मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमारी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज लेकर के आता है, क्योंकि मेरे भाई अगर आप देखें तो हमारे अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब गैमीट बनेगा तो मियोसिस होगी और आपके सिर्फ 23 क्रोमोसोम स्पर्म में पहुंचेंगे। सिमिलरली कोई फीमेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, इसका भी जब गैमीट बनेगा तो आपके 23 क्रोमोसोम ही गैमीट के अंदर पहुंचेंगे। ये 23 क्रोमोसोम मिल करके दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स बना लेंगे, यानी बच्चे में भी उतने ही क्रोमोसोम हैं जितने कि दोनों के दोनों पेरेंट्स में है। अगर मियोसिस जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती तो गड़बड़ हो जाती। 46 क्रोमोसोम यहां से सीधे आते, माइटोसिस से 46 क्रोमोसोम यहां से आते, मिलकर 92 क्रोमोसोम्स हो जाते। फिर ये भाई साहब जब आगे बच्चे पैदा करते तो उसमें और ज्यादा क्रोमोसोम हो जाते। ऐसा अच्छी बात नहीं है। आप में और आपके पेरेंट्स में और आने वाले बच्चों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो आपके पेरेंट्स में अगर 46 क्रोमोसोम थे, आपके अंदर भी 46 कैसे हुए, क्योंकि पेरेंट्स ने सिर्फ अपने आधे आधे क्रोमोसोम्स आपको दिए हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मियोसिस प्रोसेस। तो मियोसिस से गैमीट बनते हैं जो कि आधे आधे क्रोमोसोम लेकर बैठे होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन से दोबारा से आपका क्या हो जाता है, डिप्लॉइड फेज आ जाता है। सिग्निफिकेंस 2 क्या है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है या रिकम्बिनेशन होती है, जिससे वेरिएशंस आएंगी, यानी इवोल्यूशन होगा। भाई अगर आप देखें तो जब गैमीट बनते हैं ना, ये गैमीट ना 4 गैमीट बनते हैं। एक आपकी मदर सेल है, यानी गैमीट मदर सेल आप कह सकते हैं। एक गैमीट मदर सेल जो है, लेट्स से इसको गैमीट मदर सेल कहा, इस गैमीट मदर सेल से क्या 4 गैमीट बनेंगे, इस एक सेल से क्या 4 सेल बने सर। यानी अगर समझ लीजिए स्पर्म मदर सेल है तो क्या इससे 4 स्पर्म्स बनेंगे सर। क्या ये चारों के चारों स्पर्म्स एक जैसे बनेंगे, जैसा माइटोसिस में हो रहा था, जैसा पेरेंट सेल था सेम वैसी ही दोनों डॉटर सेल्स थी, क्या यहां सेम बनेगा आपका स्पर्म? नहीं, ये चारों सेल्स अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहां हो जाती है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन यानी आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में क्या कर जाएंगे, रिकंबाइन कर जाएंगे, उनके टुकड़े आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, जो कि मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूं, आराम से देखिए। ये देखिए
समझ लीजिए अब आपका जो सेल है ना, उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हम बोल देते हैं 46 क्रोमोसोम, पर आइडियल टर्म क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यानी आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसकी 2 कॉपीज हैं। एक क्रोमोसोम नंबर 1 आपके पापा से आया, एक क्रोमोसोम नंबर 1 आपकी मम्मी से आया। दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों का ही साइज बराबर है, तो ये पेयर कर गए। दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है, बराबर साइज है, पेयर कर गए। सिमिलर क्रोमोसोम पेयर कर गए तो होमोलोगस पेयर है। होमो का मतलब ही होता है आपका सिमिलर, राइट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर यहां पर बना। क्रोमोसोम नंबर 2 मम्मी वाला पापा वाला पेयर बना बैठे। क्रोमोसोम नंबर 3 मम्मी पापा वाला पेयर बना बैठे। क्रोमोसोम नंबर 4 दोनों पेयर बना लिए। क्रोमोसोम नंबर 5 दोनों पेयर बना लिए। ऐसे 23 पेयर आपके बनते हैं। तो लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1 है पापा जी से जो आया है, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी से जो आया है, दोनों का साइज बराबर है। ये दोनों क्या कर लेंगे, पेयर अप कर लेंगे। अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें भी एक क्रोमेटिड है, ये वाली दूसरी क्रोमेटिड है, और ये दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से अटैच है, तो इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। दोनों आपस में बहने हैं। सिमिलरली ये जो आपकी क्रोमेटिड है और ये जो क्रोमेटिड है, ये भी दोनों आपस में पेयर कर लेंगे, इन्हें भी सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। तो ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, क्योंकि इन दोनों के पिताजी सेम है, इन दोनों के पिताजी सेम है, तो ये दोनों बहनें, ये दोनों बहनें। अब दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर मैं बोलूं ये और ये बहनें हैं या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं है। इस वाली के पापा ये है, इस वाली के पापा ये है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, जो पास पास है, जैसे ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, आपस में ऐसे क्रॉस कर लेती हैं, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये अपना एक टुकड़ा यहां चिपका देगी, अपना एक टुकड़ा ये यहां चिपका देगी, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकंबाइन कर लेते हैं एक दूसरे के कुछ पार्ट्स को। जैसे इन दोनों ने अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लिया है। अब ये पिंक वाला जो है छोटा सा अपना पार्ट इस हरे वाले पे छोड़ देगा, ये हरा वाला अपना छोटा सा पार्ट इस पिंक वाले पे छोड़ देगी, एंड सो ऑन, इस तरीके से, राइट। तो क्या हुआ, यहां पर रिकम्बिनेज एंजाइम लगेगा। रिकम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, रिकम्बिनेशन कराता है। इस हरे वाले का टुकड़ा काटेगा, यानी इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लिक एसिड को काटेगा, डीएनए को काटेगा, यहां जोड़ देगा। और इस हरे वाले का पार्ट काट के पिंक पे जोड़ देगा, पिंक वाले का पार्ट काट के हरे वाले पे जोड़ देगा। दिस इज रिकम्बिनेज। यहां काटने और चिपकाने वाले दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी यहां पर कैंची भी है, फेविक्विक भी है, दोनों काम हो जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर हुई। अब इन दोनों को जब हम अलग करेंगे, तो ये जो पिंक वाला है इस पे थोड़ा हरा पार्ट आ जाएगा, और ये हरा वाला जो है इस पे थोड़ा सा पिंक पार्ट आ जाएगा। अब समझ लीजिए मैं बनाता हूं 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। अगर मैं 4 डॉटर सेल्स बनाता हूं, मैंने पहले एक सेल था, ये एक सेल को डिवाइड किया, ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग डॉटर सेल में चले जाएंगे, यस। फिर ये जो दोनों डॉटर सेल हैं, इनमें भी तो फर्दर ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगी। तो पहली जो आपकी डॉटर सेल बनी, इसमें दोनों आर्म्स पिंक, दूसरी जो बनी इस पे पिंक पे थोड़ा सा हरा, तीसरी जो बनी इस पे हरे पे थोड़ा सा पिंक, और चौथी पूरी की पूरी हरी। या चारों की चारों डॉटर सेल्स अलग बनी, बिल्कुल बनी। दैट्स वाई यहां पर इतनी वेरिएशन आती है, जिस वजह से आप इवॉल्व करते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही तो है। देखिए मेरे भाई क्या हुआ, यहां पर जब आपने मियोसिस 1 करी, तो मियोसिस 1 यानी जितना भी कंटेंट था 2 डॉटर सेल में बांट दो, तो सीधा सीधा यहां पर चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहां जो आपका एनाफेज होगा, मियोसिस 1 का जो एनाफेज होगा, जिसको एनाफेज 1 कहते हैं, वहां कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, वहां सीधा सीधा आपने इन होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर दिया है। तो एक डॉटर सेल में ये चला गया पिंक, और पिंक पे थोड़ा सा हरा, पिंक और पिंक पे थोड़ा सा हरा, और दूसरे पे चला गया हरे पे थोड़ा सा पिंक और पूरा हरा, हरे पे थोड़ा सा पिंक और पूरा हरा। अब मेरे भाई मियोसिस 2 हो रही है, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे। तो यहां क्या होगा, अब चीरा फाड़ी होगी, वही आपका ये जो सेंट्रोमियर है इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इट विल स्प्लिट, एंड ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। तो एक साइड पूरी पिंक और एक साइड पिंक पे थोड़ा सा हरा, एक साइड हरे पे थोड़ा सा पिंक, एक साइड पूरा हरा। या चारों के चारों डॉटर सेल्स अलग बने हैं, डिफरेंट बने हैं, यस, या वेरिएशन बढ़ेंगी, इवोल्यूशन होगा। दैट्स वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस को चुना जाता है, क्योंकि यहां पर वेरिएशंस खूब आनी ही आनी है, कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे भाई यहां पर होगा क्या, मैंने आपको बताया इंटरफेज है। सबसे पहले इंटरफेज आपका कॉमन है, यानी एक डिप्लॉयड सेल है अगर, तो इंटरफेज कॉमन है। इसमें आपका G1 फेज आएगा, S फेज आएगा, G2 फेज आएगा। यहां वही चीजें होंगी जो माइटोसिस में हो रही थी, तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे भाई मियोसिस 1 होगा, इसके बाद मियोसिस 1 में इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, यानी यहां क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सीधे सीधे सेपरेट करेंगे, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनेंगे, यानी यहां रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे मियोसिस 1 को। तो आपका क्या हुआ,
पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ का जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1, ये सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है। क्यों? इसके भी 5 स्टेजेस हैं। ला जरा पेन दे दे, ला लेप्टोटिन, जरा जाइगोटिन, पेन पकाइटिन, दे दैट इज डिप्लोटिन, एंड आखिरी दे दैट इज डायकाइनेसिस। सर कंफ्यूज हो गए? नहीं हुए भैया। टीन 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 एंड में काइनेसिस, नाम ही अलग है तो सबसे अलग ही आएगा। तो यहाँ प्रोफेज 1, इसके बाद आपका ये 5 स्टेज हुई प्रोफेज 1 की, फिर आपका मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट, साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल डिवीजन भी हो गया, 2 सेल बन गए, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन गए क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल है। फिर बीच में छोटा सा गैप आया, इंटरकाइनेसिस। इंटर मतलब बीच में, काइनेसिस मतलब डिवीजन्स, यानी 2 डिवीजन्स के बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में छोटा सा गैप है। बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुका है सेल, फिर दोबारा मियोसिस 2 में चला जाएगा। मियोसिस 2 है इक्वेशनल डिवीजन, यानी सेम माइटोसिस जैसा, सेम कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और सेम साइटोकाइनेसिस। हैप्लॉइड सेल थे यहाँ पर आपके 2, इनसे 4 हैप्लॉइड सेल ही बन गए, यानी मियोसिस 2 आपका इक्वेशनल होता है, माइटोसिस जैसा ही होता है। मेन है आपका मियोसिस 1 जो आपको पढ़ना होता है, ये रिडक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोफेज 1 में भी 5 अलग अलग स्टेप्स हैं, जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ला जरा पेन दे दे, उसके बाद आपका मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले क्या हुआ? इंटरफेज। इंटरफेज यानी G1 फेज, G2 S फेज और G2 फेज। फिर आपका मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में भी 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। फिर यहां पर आपका प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड देन आपका साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस के बाद आपका मियोसिस 2 शुरू हुआ, इसमें भी आपका क्या हुआ? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और आपका यहाँ कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। और मियोसिस 1 और 2 के बीच में छोटा सा गैप भी था, जिसको इंटरकाइनेसिस कहा। छोटा सा आपका एक स्टेज, छोटा सा आपका एक गैप हम लोगों ने रखा है। नाउ दिस इज द कंप्लीट मियोसिस 1, जिसको आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर मैं आपको जनरल बातें बता देता हूँ। जनरल बातें क्या है? नाम से ही चीजों को हम लोग डिकोड कर पा रहे होंगे। एक छोटा सा डांस दिखा देता हूं, उस 10 सेकंड के डांस से आपको सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी। पहले वो डांस देख लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर उस डांस को दोबारा रिलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है लेप्टोटीन। लेप्टो से क्या शब्द आता है? लिप्टो, यानी डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में लिपटना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। पूरे प्रोफेज में डीएनए की पैकेजिंग चल रही थी, मेटाफेज में डीएनए की पैकेजिंग कंप्लीट हुई थी। पूरे प्रोफेज में सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव कर रहे थे और मेटाफेज में पहुंच गए थे, और प्रोफेज के एंड में आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी गायब हो गए थे। यहां पर भी आपका प्रोफेज का जो एंड है, यानी डायाकाइनेसिस जब आएगा तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। सेम है तो प्रोफेज ही, तो फीचर तो सेम ही रहेंगे। अलग क्या हो रहा है? लेप्टोटीन। लेप्टो यानी लिप्टो, तो लिप्टोटीन यानी यहां पर डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में लिपट जाएंगे और क्रोमोसोम कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी। तो लेप्टो में सिर्फ लिपटेंगे डीएनए के स्ट्रैंड और कंडेंसेशन शुरू होगी। एल फॉर लेप्टोटीन, यहां एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप में आपका डीएनए दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत लिपट चुका होता है। लेप्टोटीन के बाद आपका क्या आता है? जाइगोटीन। जाइगोटीन में आपका क्या होता है? ये डीएनए स्ट्रैंड लिपट गए हैं। अब ये आपके क्या करेंगे? दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स थे, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पास पास आ जाएंगे। जितनी भी कंडेंसेशन हुई है पास पास आ जाएंगे। फिर आपका क्या होगा? पकाइटिन। पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे, एक दूसरे के कुछ पार्ट्स एक्सचेंज कर लेंगे। फिर आपका क्या होगा? डिप्लोटीन, जहां पर आपका ये क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट जो है सिर्फ ये चिपका रह जाएगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। एंड फिर डायाकाइनेसिस, यानी ये वाला क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट है, ये भी अलग हो जाएगा। तो स्टेप 1 लिपटना, स्टेप 2 आपका पास पास आना, होमोलोगस क्रोमोसोम का जुड़ जाना। इनके जुड़ने को हम साइनेप्स कहते हैं, यानी इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर वाली जगह वैसी की वैसी रहती है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। बाद में एक्स शेप स्ट्रक्चर भी टूट जाता है। दिस इज योर मियोसिस। एक बार समझते हैं, फिर दोबारा से यही भंगड़ा आपको एंड में दिखाएंगे। लेप्टोटीन, नाम से ही समझ में आ रहा है, लेप्टो यानी लिप्टो, डीएनए के स्ट्रैंड जो है लिपटना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना, राइट। और लाइट माइक्रोस्कोप में आपको डीएनए दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक ठाक ये लिपट चुके हैं। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर चुके हैं आपके प्रोफेज में, मेटाफेज में पहुंचेंगे, करेक्ट।
मेटाफेज में आपके पहुंचेंगे, अभी पूरे प्रोफेज में ये मूव करते ही रहेंगे। मेटाफेज में आपके अपोजिट पोल पर पहुंचे हैं। आपके प्रोफेज के जितने भी फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, उनमें ये अपोजिट पोल पे जा ही रहे हैं, पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचे हैं मेटाफेज में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मेरे भाई डीएनए कंडेंसेशन पूरे इसमें होती ही रहेगी। मेटाफेज में जाकर के कंडेंसेशन आपकी अच्छे से कंप्लीट होगी। उससे पहले भी ठीक ठाक आपको क्रोमोसोम दिख जाएंगे, कंप्लीट आपकी कंडेंसेशन यहां पर होगी मेटाफेज में। ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब कुछ गायब हो जाएगा आपके प्रोफेज के एंड में, मेटाफेज में दिखाई नहीं देगा, टीलोफेज में आपका वापस आ जाता है। करेक्ट। अब मेरे भाई यहां पर देखिए, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं, पहुंचेंगे मेटाफेज में। डीएनए कंडेंस होना शुरू हो चुका है, आपका कंप्लीट होगा मेटाफेज में। अब क्या हुआ, ये लिप्टोटीन की बात हो गई, डीएनए के स्ट्रैंड्स लिपटना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के कंडेंस होना शुरू हो गए हैं। जाइगोटीन में आता है जेड अल्फाबेट, जेड को उल्टा लिखोगे तो आएगा एस, इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी यहां पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मेल एंड फीमेल, ये साथ में चिपक जाते हैं और इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन्हें चिपका के रखते हैं, इसे कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना जाइगोटीन में। पकाइटिन, सिर्फ पकाइटिन ही ऐसा आपका फेज है जिसमें सी अल्फाबेट आ रहा है, ना लेप्टोटीन में, ना जाइगोटीन में, ना डायकाइनेसिस में, ना डिप्लोटीन में, सिर्फ यही सी अल्फाबेट आ रहा है। तो यहां आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, यहां क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन आपकी होगी। रिकॉम्बिनेशन में भी सी अल्फाबेट आ रहा है कॉम्बिनेशन, और आपका क्रॉसिंग ओवर में भी सी अल्फाबेट आ रहा है, तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन होगी। जहां पर ये आर्म्स आपस में जुड़ जाती है, एक दूसरे से रिकॉम्बिनेशन कर रही होती है, इसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहा जाता है। और ये जो पकाइटिन है, ये आपका फेज जो है लेप्टोटीन और जाइगोटीन से लंबा होता है, क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है, विच विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, जैसे कि रिकॉम्बिनेस। ठीक है। अब यहां पर ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला एक्स शेप स्ट्रक्चर था, इसको हम कियाज्माटा कहते हैं। ये तो बना रहता है, लेकिन बीच का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, डिसअपियर हो गया। अब अगले फेज में क्या होता है, वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाता है। ये हरे वाले पे छोटा सा पीला पार्ट आ गया क्रॉसिंग ओवर से, पीले वाले पे छोटा सा हरा पार्ट आ गया, और आपका न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी आपके गायब हो जाएंगे, प्रोफेज खत्म हो गया। फिर मेटाफेज में क्या हुआ, दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी, क्योंकि अब आपका क्रोमोसोम का पेयर है यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो दो मेटाफेजिक प्लेट बनी, आपकी दो मेटाफेजिक प्लेट तैयार हुई। अब एनाफेज में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपनी 4 आर्म के साथ इस पोल पे चला गया, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपनी 4 आर्म के साथ इस पोल पे चला गया। दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए, कोई चीरफाड़ यहां पर नहीं हुई, तो ये आपके टीलोफेज में अलग अलग पोल्स पर जा चुके हैं। इनके चारों ओर आप क्या बना सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप भी बना सकते हो। और अब ये सेल जो है डिवाइड कर जाएगा, टीलोफेज के बाद आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ये आपको बात पता लगी। तो देखो भाई, लेप्टोटीन में डीएनए के स्ट्रैंड्स लिपटे, जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद आपका पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुई, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी बना हुआ है, बाद में आपका सिर्फ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटा और ये कियाज्माटा जैसा स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है डिप्लोटीन में, और डायाकाइनेसिस में आपका ये भी टूट गया। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, है ना, आपका पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, 5 स्टेप में सारा का सारा काम आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो पढ़नी थी। अब क्या हुआ भैया, ये जो सेल है इसको हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना, तो प्रोफेज 2 में चला गया, मियोसिस 2 शुरू हो गई है, प्रोफेज 2। फिर मेटाफेज 2 में क्या बनेगी, एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगी जैसी आपकी माइटोसिस में बनी थी। फिर आपका क्या हुआ, एनाफेज होगा, तो वही आपकी जो क्रोमेटिड है ये सेपरेट, एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, और फर्दर यहां पर क्या हो जाएगा, टीलोफेज, तो आपका न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर बन जाएगा। इसके अंदर आपका जो डीएनए था, अब ये खुला खुला हो जाएगा। बीच में खुला खुला नहीं हुआ, ये जो मियोसिस 1 थी इसके एंड में नहीं खुला, इसके टीलोफेज में नहीं खुला, क्यों, क्योंकि दोबारा से आपको क्या करना है, इसको पैक करना है, मियोसिस 2 कंप्लीट करनी है। जैसे समझ लीजिए एक ही दिन आपकी 2 पार्टी आ गई, दोस्त की शादी भी है और पड़ोसी के बच्चे की बर्थडे पार्टी भी है, तो आपको दोनों चीजें अटेंड करनी है, तो आप 2 बार तैयार नहीं होगे। एक बार समझ लीजिए आप बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए, सूट पैंट पहना आराम से, बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए, थोड़ा बहुत आपने आके सॉक्स वगैरह उतारी, शूज वगैरह उतारे कि दोबारा शादी में जाना है, थोड़ा बहुत आप डीकंडेंस हुए, क्योंकि पता है दोबारा फिर पहनने पड़ेंगे कपड़े, तो आपने पूरे दोबारा चेंज किए ही नहीं।
जैसे ही आपके दोस्त का फोन आया कि भाई मैं नीचे आ गया हूँ स्कूटी लेके, चलो भैया अपने दोस्त के विवाह में चलते हैं, तो दोबारा से आपने सॉक्स पहनी, शूज पहने और आप चले गए। यहां पर पूरी डीकंडेंसेशन नहीं होगी क्योंकि मामला अभी आधा ही खत्म हुआ है। यहां पर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब आपका डीएनए डीकंडेंस हुआ है, तब जाके इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया है। इन फेजेस के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स थे जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे लेप्टोटीन है तो लेप्टो में मैंने बताया डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, डीएनए स्ट्रैंड आपस में लिपट जाएंगे और लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ये दिखने लग जाते हैं। लेप्टोटीन की यही बातें हैं। जाइगोटीन में Z का उल्टा आप लिखेंगे मिरर इमेज तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में जोड़ देते हैं। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में जुड़ गए तो हम कहते हैं बाइवेलेंट बन गया। बाइवेलेंट बन गया क्योंकि बाय का मतलब होता है दो, तो दोनों क्रोमोसोम यहां पे साथ में जुड़ गए तो बाइवेलेंट बन गया। इसे टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड क्यों? बाय का मतलब दो, तो दो पूरे क्रोमोसोम जुड़ गए। टेट्राड इसलिए क्योंकि 4 क्रोमेटिड यहां देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 4 क्रोमेटिड देखने को मिली, तो ये हो गया आपका टेट्राड। फिर अगर पकाइटिन में आप देखें तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है या रिकॉम्बिनेशन हो रही है, जहां पर आपका टेट्राड जो है, क्योंकि अब ये और ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं तो ये बेहतर दिखता है। टेट्राड बनता है आपका जाइगोटीन में, बेहतर दिखता है आपका, और क्लियरली दिखता है आपका पकाइटिन में। डिप्लोटीन जो है यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, लेकिन ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, कियाजमाटा अभी भी बना रहता है। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एग सेल होते हैं, oocyte जो होते हैं, ये आपके इस पर्टिकुलर डिप्लोटीन स्टेज में कई सालों तक, कई महीनों तक भी पड़े रह सकते हैं। जैसे हम अगर ह्यूमंस की ही बात करें तो समझ लीजिए एक फीमेल है और वो गर्भवती है और उसके गर्भ में एक बच्ची ही है, एक फीमेल ही है। तो वो जो फीमेल अपनी मम्मी के वॉम्ब में बैठी हुई है, यूट्रस में बैठी हुई है, वो जो बच्ची है उसने एग्स बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो जो सेल डिवीजन है वो आकर के रुक गई है डिप्लोटीन पे। यानी उसने पूरा का पूरा इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है, उसने प्रोफेज का लेप्टोटीन जाइगोटीन पकाइटिन कंप्लीट कर लिया है। डिप्लोटीन पे आकर के वो जो सेल्स हैं उनकी सेल साइकिल अरेस्ट हो गई है, रुक गई है। जैसे ही वो बच्ची डिलीवर होगी, अपनी मम्मी के वॉर्म से बाहर निकलेगी और थोड़ी सी बड़ी होगी, प्यूबर्टी के एज में आ जाएगी, तब जाके डिप्लोटीन से आगे के स्टेप्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस हो जाएगा, फिर आपका फर्दर मेटाफेज 1 हो जाएगा, एनाफेज 1 हो जाएगा, टीलोफेज 1 हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फेजेस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। इस डिप्लोटीन में ही ये जो सेल है oocyte, ये लंबे समय तक, कुछ सालों तक बैठा रहता है, क्योंकि जो बच्ची थी वो जब अपनी मम्मी के वॉम्ब में थी उस टाइम पे डिप्लोटीन पे सेल डिवीजन रुक गया था, और जब वो 13-14 साल की हुई तब जाके ये दोबारा से कंटिन्यू हुआ, यानी 13-14 साल तक रुका हुआ था पूरा का पूरा मामला आपके डिप्लोटीन। डायाकाइनेसिस जो है इसमें क्या होता है, कियाजमाटा जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये भी आपका क्या होता है, टर्मिनलाइज हो जाता है, ये भी आपका टूट जाता है। ये आपकी बात है कंप्लीट सेल साइकिल सेल डिवीजन की, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रियली रियली वेल, क्योंकि बहुत प्यार से एक एक चीज आपके सामने रखी गई है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता, बैठ करके चीजों को सुनना होता है। अपनी आंखों के सामने आपको एनसीईआरटी या मेड इजी या फिर हमारे बैच के नोट्स रखने होते हैं, एंड दैट्स गोना बी एम्पल। आप अपना वक्त बचाने के लिए अपने हिसाब से इन लेक्चर्स की पेस को भी तैयार कर सकते हैं। किसी को 1.5x पे देखना है, बहुत अच्छी बात है। 2x पे देखना है, बहुत अच्छी बात है। 1x पे देखना है, एकदम प्यार से स्टडी करनी है तो भी बहुत अच्छी बात है। अपने हिसाब से आप अपना पेस डिसाइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि ये जो सीरीज है ये रिकॉर्डेड रहे, क्योंकि हर बच्चे का पेस अलग अलग है। लाइव में सभी को साथ ही चलना पड़ता है, कोई तेज है उसको भी, कोई स्लो है उसको भी। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए और अच्छे अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करते रहिए। अब हम अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे और अगले वीडियोस में और अच्छे तरीके से चीजों को डिकोड करते रहेंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोगों का इस सेशन में आने के लिए